प्रॉब्लम्स। मैं आपको जो क्वेश्चंस दूंगी इसमें, मैं जो आपको क्वेश्चंस दूंगी कल के टेस्ट में, ऑब्वियसली एक टाइम स्पीड डिस्टेंस पर होगा। टाइम एंड वर्क अभी छोड़ देते हैं, पाइप्स का छोड़ देते हैं, टाइम स्पीड डिस्टेंस पे क्वेश्चन होगा। देन यू हैव केस स्टडीज जो लीनियर इक्वेशंस पर ही बेस्ड होंगी, ठीक है, जो बोर्ड्स में आई हुई है या फिर टेस्ट पेपर्स में आई है, जो प्रोबेबल चांसेस है आपके एग्जाम्स में आ सकती हैं, ठीक है। देन आई विल ऑल्सो गिव यू सॉल्विंग, मेनली हमारी लीनियर इक्वेशंस की स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स होंगी, ठीक है। और हो सकता है ग्राफ का एक क्वेश्चन। आई वांट ग्राफ के क्वेश्चंस को इस बार प्रैक्टिस कर लो अच्छे से, ताकि ये बाद में ना दिसंबर टेस्ट में ना रहे कि ये नहीं आता, ये नहीं सॉल्व हुआ। अगर आपके पास ग्राफ है और ये वाला है, तो आपके पास ग्राफ एक ऑप्शन के रूप में हो, ये ना हो कि आप कह रहे हो "ये तो आता ही नहीं था, हमें करना ही वो था"। ये क्लिनिक बेटा, तुम्हारे इंक लग गई पेन से, साफ करो इसको। हम्म। चलो क्वेश्चन नंबर 17 करो। ठीक है, पेन दूसरा ले ले, कोई बात नहीं, इट्स ओके, कोई बात नहीं, होता है ये, इट्स ओके। पेन ही ले लो। ये पेन लीक कर गया तुम्हारा कुछ, हैंड को, हाथ को साफ। इफ 3 टाइम्स, हाँ, ऐसा है जो किचन के साथ है ना, वहां पे यूज कर लो, वो सबसे बेस्ट है। नीचे जाओगी ना, किचन के साथ ही बिल्कुल एक वो है वॉश बेसिन। 3 times the greater of two numbers is divided by the smaller one, we get 4 as a quotient and 3 as the remainder, ठीक है। ऑल्सो इफ, ये भी बोर्ड क्वेश्चन है आप ही के रीजन का बोर्ड पेपर। If 7 times the smaller number is divided by the greater one, we get 5 as the quotient and 1 as the remainder. Find the numbers. ये 3 सेट थे, तीनों में से एक सेट में ये क्वेश्चन था। तो आप देख सकते हो बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन आया है, और वही चीज पूछने की बात है कि हमें लेना क्या है इसमें। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो भी हम पूछते हैं कि यहाँ पर एक्स एंड वाई किस चीज को रिप्रेजेंट करेंगे। लेट द स्मॉलर नंबर बी एक्स, लेट द ग्रेटर नंबर, दो नंबर्स के बारे में बात हो रही है, एक को एक्स ले लिया, एक को वाई। 3 times द ग्रेटर ऑफ टू नंबर्स, तो ग्रेटर हमने वाई लिया था। 3 times द ग्रेटर ऑफ टू नंबर्स डिवाइडेड बाय द स्मॉलर वन। तो कुछ इस तरह से होगा, देखो, डिवाइड किया स्मॉलर से, वी गेट 4 एज कोशेंट एंड 3 एज रिमाइंडर। यही होता है ना डिवाइड करने के बाद। तो इस चीज को इक्वेशन फॉर्म में कैसे लिखोगे? इसी एक चीज को इक्वेशन फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे? अच्छा, एक ना हमने किया हुआ टर्म्स अगर हो, 3y को क्या बोलते हैं? इसको तो जैसे कोशेंट बोला, 3 को ये रिमाइंडर बोला, है ना। हाँ, इसको हम बोलते हैं डिविडेंड, और इसको हम बोलते हैं डिवाइजर। सो डिविडेंड इज इक्वल टू कोशेंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। याद है ना ये वाली? ठीक है, तो डिविडेंड क्या है? 3y, कोशेंट इज 4, डिवाइजर इज x, और रिमाइंडर 3। बन गई इक्वेशन, ठीक है ना। तो बोर्ड में थोड़ा वर्सेटाइल होकर इस तरह से भी क्वेश्चन दिया हुआ है, ऐसे सेकंड। अब खुद बनाओ। 7 times द स्मॉलर नंबर डिवाइडेड बाय द ग्रेटर वन, 5 as quotient, 1 as remainder। तो सेकेंड इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी? 7 times a smaller number 7x is equal to 5y plus 1। So two equations, two variables, we got the answer, ठीक है।
हमारी इक्वेशंस बन जाएंगी, उसके बाद उसे सॉल्व भी करना है। तो वही बात है, हमेशा यही सोचना आपने वेरिएबल्स क्या लेने हैं, इक्वेशंस क्या बनी है वो सोचने में नहीं आना कि इक्वेशन कैसे बनाएंगे। हमारा फर्स्ट थॉट होगा कि जो एक्स एंड वाई है वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। द मोमेंट एक्स एंड वाई फिक्स होते हैं, इक्वेशन सॉल्व करनी बहुत ही ज्यादा आसान हो जाती है। जैसे क्वेश्चन नंबर 18 है। अब ये क्वेश्चन 18 ना रैंडमली लास्ट ईयर रिवीजन, लास्ट टर्म में रिवीजन ग्रुप्स में आ रहा था कि ये क्वेश्चन सॉल्व करो। तो इसमें ना पहली बात तो समझ ही नहीं आया था क्लास में जो करवा रही थी कि एक्स एंड वाई क्या लिए जाएंगे। तो मैं जब बार बार आपको यही कह रही हूँ ना कि एक्स एंड वाई को फिक्स करो, दिस इज अ टिपिकल एग्जाम्पल जहां पे मैंने एक्स एंड वाई फिक्स किया और मेरे क्वेश्चन सॉल्व होना बहुत आसान हो जाता है। तो यहाँ पे हमारी इक्वेशन बन जाती है दोनों में, 3y इक्वल्स टू 4x+3, 7x इज इक्वल टू 5y+1। So 4x plus 3 minus 3y equal to 0, 7x minus 5y minus 1 equal to 0। ये कर सकते हैं, सब्सटीट्यूशन भी कर सकते हो, एलिमिनेशन भी कर सकते हो। So I multiply this with 5 and this with 3. So 20x plus 15 minus 15y 0, 21x minus 3 minus 15y 0 प्लस एंड माइनस, ये कैंसिल हो गया, हमारे पास आएगा -x+18 इक्वल टू 0। x की वैल्यू आ गई 18। तो अगर x 18 है हमारे पास, तो 72 प्लस 3 माइनस 3y इक्वल टू 0 माइनस 3y इक्वल्स टू 75, माइनस में आ जाएगा, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 25। चेक कर सकते हो कि अगर हमने 25 का 3 टाइम्स लिया क्या होता है 75, उसको डिवाइड किया है 18 से, सो दिस इज 4 इंटू 18 प्लस 3। ठीक है, ऐसे ही दूसरा, इफ वी टेक 7 टाइम्स ऑफ x, 7 इंटू 18, 5 इंटू 25 प्लस 1। ठीक है ना, 126 प्लस 125 प्लस 1 हो जाता है। क्लियर हो गया? दिस इज अनदर बोर्ड लेवल क्वेश्चन, बोर्ड का ही क्वेश्चन है ये। ठीक है, और जो अभी के बोर्ड पेपर में आपके क्वेश्चंस आए थे वो मैंने कवर कर लिए हैं, आपके रीजन वाले। जो बाकी सब में थे वो जून ऑनवर्ड्स, आई माइट गिव यू अ वर्कशीट जिसमें जून ऑनवर्ड्स लीनियर इक्वेशंस के क्वेश्चन कवर किए गए हैं। ठीक है, तो अभी आपको करना है क्वेश्चन नंबर 18। लिख लिया हुआ है कि नहीं, समझ आया कि नहीं? देखिए इसमें डिविडेंड दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, इफ 3 टाइम्स द ग्रेटर नंबर, 3 times the greater of two number divided by the smaller one, तो 3 times y divided by x, quotient 4 remainder 3, है ना। तो मुझे पता है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, तो 3y इज इक्वल टू 4x प्लस 3। दो इक्वेशंस बन जाएंगी, उनको सॉल्व करना। टाइम लो क्वेश्चन नंबर 18 पर और क्वेश्चन 19, इसके बाद हम नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स जो है इसमें कवर करेंगे। In a class, there are certain number of benches. 3 students sit on one bench, then 9 students do not get any seat. But if 4 students sit on each bench, then one bench remains unused. Express the given situation as a pair of linear equations in 2 variables.
तो सबसे पहले तो अपने आप से पूछोगे कि एक्स एंड वाई इसमें रिप्रेजेंट क्या करेगा, तो आपको क्या लगता है एक्स क्या होगा, वाई क्या होगा? स्टूडेंट्स ऑन ईच बेंच, ठीक है ना। अगर यही चीज हम स्टार्ट कर देना सीरियसली इक्वेशन में ना, इक्वेशन क्या बनने से पहले ये देखेंगे कि एक्स क्या है। लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑन ईच बेंच, ऑन वन बेंच, एक्स। और वाई को क्या लेंगे, पहली लाइन में ही दिया हुआ है, देयर आर सर्टेन नंबर ऑफ बेंचेस, ठीक है। लेट द नंबर ऑफ बेंचेस इज इक्वल टू बाय, जैसे रोज वाला क्वेश्चन है ना कि इफ ईच स्टूडेंट स्टैंड्स इन वन रो देन these many students then these many rows, वैसा ही है। if 3 students sit on each bench, so 3 students sit on each bench, तो कितने हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, 3y, 3y बैठ गए, ठीक है। 3 students sit on each bench क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ बेंचेस कितने हैं, बाय, है ना। और हर एक बच्चा कितने बेंच पे बैठ रहा है, एक बेंच पे कितना बैठ रहा है, 3। हाँ, 9 students do not get any seat, हमें ये तो दिया हुआ है कितने बच्चे बैठ रहे हैं बेंच पे, है ना। तो ये हमें क्या लेना चाहिए, एक्स, इट शुड बी लेट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। लेट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी एक्स, 3 students सेट ऑन ईच बेंच, तो क्या हो जाएगा 3y, बैठे हुए बच्चे कितने हैं 3y, 9 students खड़े हुए हैं, तो 9 इसमें ऐड करके वी विल गेट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एज एक्स, ठीक हो गया, समझ में आया कि नहीं। आपके पास बेंचेस हैं, कितने नंबर ऑफ बेंचेस वाई हैं, हर एक बेंच पे 3 बच्चे बैठ रहे हैं, तो इन टोटल कितने बच्चे बैठ गए 3y, और कितनों को सीट नहीं मिली 9, तो 3y बैठे हुए हैं, 9y जिनको सीट नहीं मिली इनको ऐड किया, तो वी विल गेट x एज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक हो गया। बट इफ 4 students सेट ऑन ईच बेंच, अगर एक बेंच पे 4 बच्चे बैठते हैं, ठीक है, क्या होगा 4y, है ना। देन वन बेंच रिमेन्स अनयूज्ड, हर एक बेंच पर हमने लिखा है नंबर ऑफ बेंचेस बाय, लेकिन यूज कितने हुए हैं बाय -1, 4 × y - 1 इज इक्वल टू एक्स, क्लियर हो गया, इसको सॉल्व कर लो। सो 3y + 9 इज इक्वल टू 4y - 4, एक्स को मैंने सब्सटीट्यूट कर दिया, तो ये y इक्वल्स टू 13 आ जाएगा, नंबर ऑफ बेंचेस 13 है, पुट y एज 13, तो 39 + 9 इज इक्वल टू x, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास कितने हो जाते हैं 48।
क्लियर हो गया इतना? टाइम एंड स्पीड वाले क्वेश्चंस कर लेना, प्लस जो सिंपल एनसीईआरटी की स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स है वो दे दूंगी आपको कल के टेस्ट में, ठीक है? और नेक्स्ट वीक में वी विल स्टार्ट विद पॉलिनोमियल चैप्टर। नेक्स्ट वीक में आप मंडे या ट्यूसडे लगा लो, पॉलिनोमियल चैप्टर आपका हो जाएगा। तो जो दो टेस्ट में आपके जो भी डाउट्स हैं वो सब मंडे को क्लियर हो जाएंगे, ठीक है? कल आपका टेस्ट है तो एक बार आ जाओ। साइंस का टेस्ट रहेगा, आगे से मैं ये रख लूंगी फॉलोइंग वीक से कि फ्राइडे को टेस्ट ले लूंगी, ठीक है? सो क्वेश्चन नंबर 90, A and B together can do a piece of work in 15 days. If A's 1 day's work is 1.5 times the 1 day work of B, then find in how many days each can do the work. तो जब भी मैंने कहा था वर्क वाला क्वेश्चन आएगा, आपने लिखना है लेट द टाइम टेकन बाय ए टू कंप्लीट द वर्क is equal to x, and let the time taken by B by days। 1 day वर्क निकालना होता है तो हमेशा क्या करना है आपको? 1/x। ए का 1 डेज वर्क एंड बी का 1 डे वर्क क्या हो जाएगा? 1/y। एंड दे टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 15 days। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 1/15। ये इक्वेशन बनती है ना हमेशा, टुगेदर में हमेशा आपने रेसिप्रोकल करके इक्वेशन फॉर्म कर लेनी है। तीनों टाइम को देखो, x डेज है, y डेज है, 15 डेज है। अपने तीनों डेज को रेसिप्रोकल करके इक्वेशन फॉर्म करनी है। अब देखो उसने क्या लिखा है, एज 1 डे वर्क, ए का एक दिन का काम कितना है? 1/x इज 1.5 टाइम्स, तो उसको 3/2 लिख सकती हूँ। 1 डे वर्क ऑफ बी बन गई इक्वेशन। 1/x इज 3/2 इंटू 1/y। क्लियर हो गया इतना? राइट? तो यहां पर उसने एफिशिएंसी को रिलेट कर दिया कि ए का 1 डे का वर्क 3/2 टाइम्स है, 1.5 टाइम्स है, तो हमने उससे इक्वेशन फॉर्म कर ली। 1/x को 3/2, 1/y यहां पुट कर लेना। मैं आपको फिर से रिपीट करूंगी कि प्लीज इनमें से जो आपके टाइम एंड वर्क और टाइम एंड पाइप्स वाले क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क वाला क्वेश्चन है, टाइम स्पीड डिस्टेंस वाले क्वेश्चन हैं, उनको 3 या 4 या 5 बार जितनी मर्जी बार प्रैक्टिस कर लेना, रट्टा मार लेना। इन पर ही चेंजेस होकर क्वेश्चन आएंगे, मतलब नंबर्स चेंज कर दिए, ऊपर नीचे लाइन लिख दी, और कुछ नहीं होगा, ठीक है? और ये क्वेश्चंस अपने आप में बिल्कुल कंप्लीट है। अगर आप इसी को सितंबर टेस्ट तक इसी को आप रिवाइज कर लेते हो ना, मुझे नहीं लगता किसी और चीज की जरूरत पड़ेगी, ठीक है? और कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो सॉल्व नहीं होगा। सो दिस इज 3 + 2 इज इक्वल टू 1/15। सो 5 इंटू 15 यही हुआ। ठीक है ना? तो 2 = 2 है ना? और यहां पर आ जाएगा 75 इज इक्वल टू 2y, y इज इक्वल टू 75/2। y की वैल्यू को 75/2 पुट कर दिया, 1/x आ जाएगा 3/2 इंटू 75/2। 225/4। ठीक है, केस में हमें तक करना है। y की वैल्यू क्या आई थी? 1/x, y वॉज है ना, तो यहाँ पर इसको ठीक करना होगा बच्चे, क्योंकि मैंने यहाँ पर आपने 1/y पुट करना है, मैंने y को पुट कर दिया, ठीक है? y वॉज 75/2, सो 1/y वुड बी 2/75।
ये 25 आ जाएगा, 1/x एज 1/25, तो x की वैल्यू आ जाएगी 25। क्लियर हो गया इतना? x की वैल्यू 25 डेज। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स जो हम करेंगे। तो सबसे पहले लिखो, आपके इस स्टेटमेंट में आपको मिल ही जाएगा, इस वाले में। ठीक है, लिखो स्पेशल टाइप ऑफ लीनियर इक्वेशंस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेशल टाइप ऑफ लीनियर इक्वेशंस। आपके जो मैंने आपसे वर्कशीट शेयर की है उसका मैं क्वेश्चन नंबर भी बता दूंगी आपको। जैसे कि हमें क्वेश्चन दिया हुआ है 152x -378y, और यहां पर लिखा है इज इक्वल टू -74 -378x +152y इज इक्वल टू -604। अच्छा, ये क्वेश्चन ना आपके वाले टेस्ट पेपर में नहीं, आपके वाले बोर्ड एग्जाम में नहीं आया, लेकिन बाकी किसी एक रीजन के पेपर में ये क्वेश्चन जरूर आया हुआ है, जहां पर कोएफिशिएंट्स को इंटरचेंज किया जा रहा है। तो दिस इज कॉल्ड अ स्पेशल टाइप ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब इसमें हुआ क्या है कि अगर हम कोएफिशिएंट्स को सेम करने जाएंगे तो मल्टीप्लिकेशन लंबी है ना। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई किया 378 से और इसको बांट किया 152 से, 15-20 मिनट लग जाएंगे आराम से कैलकुलेशंस, और कहीं गलती हो गई तो पूरा क्वेश्चन समझ नहीं आएगा कहाँ गलत किया। राइट, तो ऐसे वाले क्वेश्चंस को हमेशा, जहां पर भी आपको दिखता है कि थोड़े वेरिएबल्स कॉम्प्लेक्स हो चुके हैं और मल्टीप्लाई करने में बहुत लंबा टाइम लगने वाला है, तो ऐसे वाले क्वेश्चंस में हमेशा ऐड द टू इक्वेशंस एंड सब्ट्रैक्ट द टू इक्वेशंस। ये क्वेश्चन दिया ही इसलिए जा रहा है कि आप मल्टीप्लाई करने नहीं बैठो, इसकी ये टेक्निक समझो कि अगर आप इन दोनों को ऐड करते हो, देखो यहाँ क्या बन जाएगा, माइनस ये 8 - 2 हो जाएगा 6, 7 - 5 हो जाएगा 2, -3 और ये आ जाएगा -226x। जब यहां पर भी सब्ट्रैक्ट करोगे तो यही आएगा -226y, माइनस माइनस दोनों ऐड हो जाएंगे -678, यही बनकर आता है। If you add the coefficients 152 minus 378, it will be -226। ऐसे -378 और 152 को करते हो तब भी -226 ही आ रहा है। तो फिर हमने यहां से -226 कॉमन लिया, ब्रैकेट्स में आ जाएगा x + y एंड 99%। सिर्फ एक क्वेश्चन था जहां पे ये फैक्टर नहीं हुआ था, वो भी बोर्ड में आया था, उसमें भी बस a + b की वैल्यू पूछी हुई थी, सॉल्व करने को नहीं कहा था। मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आपका ये फैक्टर होगा ही। ये 3 आ गया, देखो कितना बड़ी सी डरावनी सी इक्वेशन एक सिंपल x + y = 3 बन जाती है। अब आपने यही इक्वेशंस लिखी और इनको सब्ट्रैक्ट कर लिया। सब्ट्रैक्ट करने में लिखने की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि हमें साइन चेंज करने। सो आई विल एडवाइस, एक बार लिख लो सो दैट गलती ना हो, ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, दोनों नंबर्स ऐड हो रहे हैं। ठीक है, 2 + 8 10, 13, 5, ये आ गया ना 530। ऐसे यहां पर भी -530x हो जाएगा। अब इसमें भी अगर सब्ट्रैक्ट करते हो ना, देखो ये प्लस है और ये माइनस है, कितना रह जाएगा, तो वही डरावनी सी इक्वेशन जो कैलकुलेशंस में इतनी लंबी चौड़ी थी, देखो सिंपल सी x - y = 1 बनकर आ गई। अब आप खुद अपने आप में डिसीजन मेकर हो कि हमें ये सॉल्व करना चाहिए कि इन दोनों को ऐड सब्ट्रैक्ट करके तब इक्वेशंस को सॉल्व। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करते हो बिल्कुल कर सकते हो, कोई गलत नहीं कर सकता उसको, लेकिन आप खुद एक ट्रेड ऑफ करो कि क्या हमें मल्टीप्लाई करना चाहिए ऐसे क्वेश्चन में, या फिर इसे ऐड सब्ट्रैक्ट करने वाले फॉर्मूला से, मेथड से सॉल्व करना है। समझ में आ गया? सो x + y = 3, x - y = 1, 2x = 4, x = 2। अब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू क्या आएगी, 1। बस ये दो एक आराम से हमारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएंगे with x as 2, y as 1।
क्लियर हो गया? इस पे एक दो क्वेश्चन करवा देती हूँ ताकि प्रैक्टिस हो जाए आपकी। हो गया इतना बच्चे सबका? ठीक है। नेक्स्ट है 99x प्लस 101y इक्वल्स टू 499 101x प्लस 99y 501। देखो ये क्वेश्चन है हमारे पास। देन वी हैव 254x प्लस 309y माइनस 55 के इक्वल है 309x प्लस 254y प्लस 55 के इक्वल है। इन दोनों को ऐड किया, क्या बन जाएगा? 200x प्लस 200y। इसको ऐड करेंगे तो क्या आता है? 1000। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। एक इक्वेशन बन गई। अब सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, तो ये आ जाएगा -2x प्लस 2y और सब्ट्रैक्ट करोगे तो -2। तो -x प्लस वाई एज -1। इन दोनों को सॉल्व करोगे 2y इज 4, y की वैल्यू 2 आ गई। अगर y 2 है तो x की वैल्यू क्या है? ठीक है, तो ना ये एक दो क्वेश्चंस थे जहां पर ना आई थिंक किसी ना किसी उसमें पेपर्स में ही आए हुए हैं, जहाँ पे पॉइंट्स में आपको दिए हुए थे कोएफिशिएंट्स। और एक आया था 23 के, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सैंपल पेपर। सॉल्व हो गया बच्चे सबका? ये सेकंड वाला हो गया। दोनों को ऐड किया क्या बनता है? 563x है ना। 563y इक्वल टू 0। और जब सब्ट्रैक्ट करते हो तो क्या आता है? -55x प्लस 55y माइनस 110। तो यहां से x इक्वल टू -y आ जाए आएगा, या x प्लस वाई 0।
और यहाँ पे आ गया -x प्लस वाई एज -2। तो x की वैल्यू -y के इक्वल है ना। तो यहां से आ जाएगा 2y इक्वल टू -2, y की वैल्यू क्या आ गई -1 और x की वैल्यू क्या आ गई 1। ठीक है। और एक हमारा ना क्वेश्चन था जो जिसमें असाइनमेंट में मिसिंग है, आई डोंट नो व्हाई। ये ना वैसे तो बोर्ड ने आउटराइटली डिलीट किए हुए हैं, आई डोंट नो व्हाई दिस इज नॉट इन द असाइनमेंट, मुझे समझ नहीं आया या मुझे मिल नहीं रहा है अभी के लिए। ये बोर्ड ने ना डिलीट किया हुआ था, वैसे तो आपके एनसीईआरटी से हट गया है, ठीक है ना, उसमें नहीं दिया हुआ। पर 23 के सैंपल पेपर में ना 3 मार्क्स का क्वेश्चन दिया हुआ था ये। ठीक है, तो इसीलिए मैं करवा रही हूँ। ये मैंने आपको टाइम एंड वर्क में भी करवाया था, जैसे अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम में भी हमने, या डिस्टेंस टाइम वाले क्वेश्चन में भी किया था ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो हर साल मैं करवा देती हूँ कि अगर ऐसा कुछ आता है तो हमें पता है करना कैसे होगा, क्योंकि बोर्ड ने सैंपल पेपर में दिया हुआ है। ठीक है। अगेन इस वाले क्वेश्चन में जो हमारा फैक्टर है, जो हमारा वेरिएबल है, वो है डिनोमिनेटर में, है ना, 1/√x 1/√y। तो मैंने आपको क्या कहा था कि 1/√x को वी विल टेक एज a, 1/√y को विल टेक एज b। इक्वेशन आउटराइटली हमारे पास ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, लेकिन इसको रिड्यूस कर दिया, एज लीनियर इक्वेशन एक्सप्रेस कर दिया। सो इट विल बी 2a प्लस 3b इक्वल्स टू 2, 2a प्लस 3b इक्वल टू 2, और ये आ जाएगा 4a माइनस 9b इक्वल टू -1। क्लियर हो गया ना इतना। आप इसको सॉल्व कर सकते हो ना, यहाँ पर मैंने इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया 4a प्लस 6b एज 4 माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया, -15b एज -5, b की वैल्यू क्या आ गई 1/3। b की वैल्यू को यहां पुट कर दो, तो 2a प्लस 3/3 एज 2, 2a इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 1/2। समझ में आ गया है ना। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, डायरेक्टली भी कर सकते थे कि अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और √x को नहीं सब्स्टिट्यूट करते हैं 1/√x को, तब भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, बिकॉज उसमें वेरिएबल 1/√x हो जाता है। ठीक है, तो अब ये मेरे पास आ गया 1/√x एज 1/2, 1/√y एज 1/3, तो जिससे x की वैल्यू, √x की वैल्यू क्या आ गई 2, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स x की वैल्यू आ गई 4, √y की वैल्यू आ गई 3, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स y की वैल्यू क्या आ जाएगी 9। क्लियर हो गया इतना। तो x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 9। इकलौता ये क्वेश्चन है, बाकी सभी इसमें से डिलीट हो चुके हैं। और एक क्वेश्चन मैं आपको और करवाऊंगी, पर वो इज बेस्ड ऑन एक्सपोनेंट्स। ठीक है, तो वो भी पेपर में आ सकता है। बाकी तो सब आपकी कॉम्प्लेक्स वाले जो क्वेश्चंस हैं थोड़े बहुत डिलीट किए हुए हैं, अभी नहीं करवाऊंगी। अगर क्लास में होंगे होंगे आपके, मतलब टीचर्स कवर करवा रही होंगी तो कर लेना। बट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन पता नहीं कभी किसी को दौरा पड़ जाए और वो डाल दे। ठीक है, ये वो वाला क्वेश्चन है कि जो पेपर में बस दिख जाएगा, और तब होना चाहिए था कि करवाई देते क्लास। ठीक है, ये वो क्वेश्चन है जो कहा नहीं है पेपर में है, बट इट्स बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपोनेंट्स। सीरियसली किसी टीचर को दौरा पड़ेगा ना, वो पेपर में डाल देगा, और बोर्ड्स में भी हो सकता है, तब लड़ोगे नहीं भाट कर वहां पे, क्योंकि कुछ भी कहा, कहते बोर्ड्स की पॉलिसी है ग्रेस मार्क्स नहीं मिलते, है ना। दे विल नॉट गिव यू मार्क्स, दे विल लीनियंटली मार्क द पेपर बट विल नॉट गिव यू ग्रेस मार्क्स। क्वेश्चन गलत है, कुछ है, वो सब नहीं रखते हैं। तो ऐसे वाले क्वेश्चन को ना बस एक नॉलेज बेसिस पे रखना है। 2 की पावर x, 3 की पावर y एज 17। Now there have been some students जो ना गैस कर लेते हैं कुछ ना कुछ लगाकर कि मैम ये पर 4 + 9 बन रहा है, 17 जब बनेगा ना तो वो हमारे 9 और 8 बनकर आएगा। तो इससे x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू 3, ओरली क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। और हो सकता है ये हमें एज अ क्वेश्चन MCQ में भी आ जाए, तब गो बाय ऑप्शंस, मार्क करो, हमारे पास आंसर आएगा। पर यहाँ पर हमें पावर्स दी हुई है,
ठीक है। अगर मुझे इसे प्रॉपरली सॉल्व करना है, मैं इसमें रैंडमली कुछ भी नंबर पुट करके आंसर नहीं निकाल पा रही हूँ, मैं क्या करूंगी, यहाँ पे देखो 2 raised to power x+2 है, आपने एक्सपोनेंट्स का रूल किया हुआ है, कैन आई राइट इट लाइक दिस? ये समझ में आता है आपको? ठीक है। ऐसे ही 3 raised to power y 3 raised to power 1 इक्वल टू 5 हो गया। अब यहां से मेरे पास ये है 2 raised to power x प्लस 3 raised to power y एज 17। अब फिर से इसमें हमें सब्स्टिट्यूशन करना है, 2 raised to power x को a एंड 3 raised to power y को। अब देखो ये आपकी इक्वेशंस वही कि लगने में तो लीनियर नहीं थी, पर हमने सब्स्टिट्यूशन करके इसे लीनियर बना दिया। तो 4a माइनस 3b, ठीक है, माइनस 3b एज 5, इन्हें बोलते हैं लीनियर इक्वेशंस। इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशंस। देखने में कोई लीनियर नहीं कहेगा इसको, एक्सपोनेंट्स की फॉर्म दी हुई है, लेकिन हमने सॉल्व करने के लिए एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालने के लिए इन्हें रिड्यूस किया टू लीनियर इक्वेशंस। ये पहले फुल फ्लेजेडली एक एक्सरसाइज हुआ करती थी, ऐसी बहुत सारी इक्वेशंस हुआ करती थी जो आपको दिया करते थे टू सॉल्व, पर वो थोड़ी लंबी हो गई, पता नहीं क्या हुआ, उन्हें उन्हें डिलीट कर दिया है। सारे क्वेश्चन तो नहीं करवाते, पर चुन के थोड़े से क्वेश्चंस करवाए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसको ए और बी के लिए सॉल्व किया, आई मल्टीप्लाई दिस विद 3, सो दिस इज 3a प्लस 3b एज 51, ये कैंसिल हो गया। 7a इज 56, a की वैल्यू क्या आ गई 8, एंड इफ a हैपेंस टू बी 8, b की वैल्यू क्या है 9, तो आप लिखोगे 2x इज इक्वल टू 8 एंड 3y इज इक्वल टू 9। आई गया ना वो, देखो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू, बेसिस आर सेम, पावर्स विल बी इक्वेटेड, तो इसको 2 क्यूब लिखोगे। और अगर ये नहीं समझ में आता तो मैं इसलिए समझा रही हूँ, बट इफ यू अंडरस्टैंड कि व्हाई आई हैव प्लेस्ड x as 3, बिकॉज 8 हैपेंस टू बी 2 क्यूब, बेसिस आर सेम, पावर्स विल बी इक्वेटेड, तो x की वैल्यू 3 आएगी। यहाँ पे 3 रेज टू पावर y 9 है, 9 3 स्क्वायर होता है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, बेसिस आर सेम, पावर्स आर इक्वेटेड। ठीक है, ये कवर हो गया हमारा। हमारा लास्ट टॉपिक रह गया इसमें, ठीक है, जहां पर कहा जाता है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। क्लियर हो गया? ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक करवाओ। अच्छा, ऑनलाइन वाले बच्चे जैसे और दिया, क्लियर हो गया? ये समझ में आ गया बेटा? Yes. चलो, अब लास्ट टॉपिक रह गया। अब ये भी क्वेश्चन था, पहले फुल फ्लेजेड एक्सरसाइज थी, पर अब ना ये एज एमसीक्यू आता है, या लास्ट टू लास्ट ईयर ही हमें फुल फ्लेज 3 मार्क्स में क्वेश्चन था, ऑप्शन भी, राइट। तो इसमें कहा जाता है, द क्वेश्चन वुड बी, ये आपके असाइनमेंट में ही जो मैंने आपको दिया है ना, उसी में पेज निकाल लो। आपका जो फर्स्ट वाला पेज है ना, वही होगा ये, वर्कशीट का ना जो फर्स्ट आपका पेज है, उसी में लिखा है टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ द मिसिंग कोएफिशिएंट्स। ठीक है, हमारे पास है कंडीशंस के अकॉर्डिंगली टू फाइंड द वैल्यू ऑफ मिसिंग कोएफिशिएंट्स। जैसे मान लो आपको मैंने इक्वेशन दी थी, लेट मी से द इक्वेशन इज a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ऐसे ही है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है ना, ये इक्वेशन दी हुई है। अगर मुझे यूनिक सॉल्यूशन चाहिए तो कंडीशन क्या होती है, a1/a2, b1/b2, c1/c2। क्या कंडीशन होती है इनमें, करवाई थी ना? यूनिक सॉल्यूशन के लिए इनकी रेशियोज क्या होती है, नॉट इक्वल। मोस्ट इंपॉर्टेंटली a1 a2 एंड b1 b2 ये इक्वल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, बहुत सारे सॉल्यूशंस को इंसिडेंट लाइंस बनने के लिए a1/a2 b1/b2 के इक्वल होता है, और वो c1/c2 के भी इक्वल होता है।
और फिर होता है हमारा लास्ट केस नो सॉल्यूशन। अब इसी पर बेस्ड हमें क्वेश्चंस आएंगे। एक तो जो मैंने टेस्ट में करवाया था कि आपको दो इक्वेशंस दे दी, आपको कहा जाता है कि बताओ जी आपस में ये किस तरह से है विदाउट सॉल्विंग। इंटरसेक्टिंग लाइंस बनाएंगी, पैरेलल बनाएंगी, इनफाइनाइटली मनी बनाएंगी, ठीक है ना। नो सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन थी? A1/A2 B1/B2 के इक्वल हुआ, लेकिन C1/C2 के इक्वल नहीं। देखो सॉल्यूशन आना तो एक्सट्रीम केसेस है कि सारे इक्वल नहीं है, ये सारे के सारे इक्वल है। सिर्फ जहां नहीं आएगा ना वहां पर C1 C2 अनइक्वल हो जाएंगे रेशियोज। ठीक होगी बात है। अब इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं? अगर आप अपनी फर्स्ट वाली वर्कशीट का फर्स्ट पेज ही ओपन करते हो, आपकी वर्कशीट जो आपकी मेन वर्कशीट है उसका फर्स्ट पेज, उसने लिखा है कि ये जो मेरे पास इक्वेशंस दी जा रही है ना, kx plus 2y equal to 5 and 3x plus y equal to 1, these two equations are given to you, है ना। और मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर हमारे पास x का एक कोएफिशिएंट नहीं है ना। तो वो कहते हैं कि मान लो ये इक्वेशंस आपको दी है और मैं कह रहा हूं कि इसमें यूनिक सॉल्यूशन आता है, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन। इसमें यूनिक सॉल्यूशन आएगा ही आएगा। अब यूनिक सॉल्यूशन लाने के लिए आप बताओ k की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन सिस्टम हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, इज कंसिस्टेंट, कुछ भी आंसर दे सकते हैं। कंसिस्टेंट है, यूनिक सॉल्यूशन है, इंडिपेंडेंट है, इट गिव्स इंटरसेक्टिंग लाइंस। चार टर्म्स करवाई थी ना आपको, क्या करवाई थी? इट इज कंसिस्टेंट, यूनिक सॉल्यूशन, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। और क्या था? इंडिपेंडेंट। द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस आर इंडिपेंडेंट, द फॉलोइंग इक्वेशंस आर इंडिपेंडेंट, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ठीक है, तो ये चार वर्ड्स कैसे मर्जी यूज करेंगे। तो यहां पर इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपने करना है कि बिकॉज आई नो इट हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, तो ये आपस में रेशियोज इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो A1 की वैल्यू क्या है? के। B1 की वैल्यू क्या है? 3। B2 की वैल्यू क्या है? 2। और B1 की वैल्यू, सॉरी, B1 की वैल्यू क्या है? 2। और B2 की 1। और C हो गया 5, C1 C2 5 एंड 1। ठीक है, तो मेरा आंसर होगा कि या तो k/3 इज नॉट इक्वल टू 2/1, विच विल गिव मी k नॉट इक्वल टू 6। k जो है वो 6 के इक्वल नहीं हो सकता। 6 के इक्वल ना हो, 6 से बड़ा 5, 4, 6.1 भी ले लो तब भी आंसर आएगा। 7 ले लो तब भी आपके पास इंटरसेक्टिंग लाइंस आएंगी, पर एग्जैक्टली 6 में दिस विल गिव यू पैरेलल लाइंस। ठीक है, अब देखो कुछ टीचर्स ये भी करवाएंगे कि आपने इन दोनों को इक्वेट कर दिया, है ना। हमने इन दोनों को इक्वेट किया, 2/1 तो 5/1 के इक्वल कभी होता ही नहीं है, तो इससे तो मेरा कुछ निकलने नहीं वाला। लेकिन कहते हैं कि अभी लिख लो k/3 नॉट इक्वल टू 5/1, के नॉट इक्वल टू 15। देखो k को 15 होने से कोई फर्क नहीं है। अगर यहाँ पर आप 15x लिख देते हो ना, तब इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा ही होगा, बिकॉज इनकी रेशियो आपस में सेम नहीं। ठीक है, तो यूनिक सॉल्यूशन में बहुत जरूरी है A1 A2 B1 B2 आपस में इक्वल नहीं होने चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट, द आइदर ऑफ द टू रेशियोज A1 A2 B1 B2 C1 C2 के इक्वल हो सकती है कोई भी एक यूनिक में, लेकिन दोनों आपस में इक्वल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बहुत सिंपल सा है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, मतलब आपको एमसीक्यू में आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस विल गिव यू यूनिक सॉल्यूशन, तो आपने क्या मार्क करना है? k नॉट इक्वल टू 6। ठीक है, ऐसे ही सेकंड लिखो। अब यही यूनिक सॉल्यूशन, बस इसी के क्वेश्चंस करवाने हैं मुझे। अब लास्ट टॉपिक है, पूरा आपका चैप्टर हो चुका है। वीव कवर्ड इंटरसेक्टिंग, अपने ग्राफिकल क्वेश्चंस भी कवर कर लिए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर मान लो आपको दिया है यूनिक सॉल्यूशन, ये चाहिए x माइनस 2y इक्वल टू 3, 3x प्लस ky इक्वल टू 1। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। तो आप लिखोगे फॉर यूनिक सॉल्यूशन A1/A2 not equal to
B1 by B2 not equal to C1 by C2. 1 by 3 not equal to minus 2 upon K not equal to 3 upon 1. तो K किसके इक्वल नहीं है? -6. बस K शुड नॉट बी इक्वल टू -6. -6 रखेंगे तो हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन नहीं आएगा. इसका मतलब ये है कि अगर आपने K की वैल्यू को -6 रख लिया ना, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? पैरेलल लाइंस आ जाएंगे. ठीक है. तो यूनिक लाने के लिए ना कहते हैं K को -6 की वैल्यू मत दो, उसके अलावा कुछ भी दे दो. ठीक है. 2 क्वेश्चंस लिखूंगी, दोनों सॉल्व करना. 2x plus ky equal to 1, 3x minus 5y equal to 7. यूनिक सॉल्यूशन चाहिए. व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ k? क्या जाएगा? k की वैल्यू शुड नॉट बी इक्वल टू -10/3. ठीक है. अब ऐसे ही हमारे पास नेक्स्ट है, इक्वेशन दी हुई है आपको, kx minus 5y equal to 2, 6x plus 2y equal to 7. kx minus 5y equal to 2, 6x plus 2y equal to 7. अब कहा गया है कि the given system has no solution. Find the value of k. कहते अब सॉल्यूशन नहीं चाहिए, मतलब कि लाइन शुड बी पैरेलल. तो हमारी कंडीशन क्या होती है? a1 by a2 is equal to b1 by b2 but it's not equal to c1 by c2. ठीक है. तो a1 by a2 क्या हो गया? k/6. b1 by b2 -5/2 नॉट इक्वल टू, वो तो वैसे भी 2/7 के इक्वल नहीं है. लेकिन यूनिक सॉल्यूशन लाने, सॉरी नो सॉल्यूशन लाने के लिए k की वैल्यू को मैं क्या रख दूंगी? -15. उससे क्या होगा? a1 a2 b1 b2 की रेशियो सेम हो जाएगी. बात समझ में आ गई? ठीक है. तो ये एमसीक्यूज में लास्ट ईयर 23 के बोर्ड पेपर्स में एमसीक्यूज में ऐसे क्वेश्चन थे. 3 सेट थे ना, तीनों में अलग अलग डिफरेंट क्वेश्चन दिए हुए थे. Find the value of k for which the given system has no solution. Given system has independent lines. ठीक है. तो ऐसे नेक्स्ट लिखो, cx plus 3y equal to 3, 12x plus cy equal to 6. थोड़ा सा ये ध्यान रखने वाला केस है, और इसका ना एक ट्रिकी सा क्वेश्चन है हमारे एग्जाम्पलर. बस ये लास्ट टॉपिक रह गया. मंडे को ये मोस्ट प्रोबेबली, अगर मंडे को आपके डाउट्स कम होंगे तो ये कवर हो जाएगा. बाय मंडे दिस चैप्टर इज कंप्लीट. विल स्टार्ट विद चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स. इंटरेस्टिंग चैप्टर है पॉलिनोमियल्स. इजी भी है, बहुत मुश्किल नहीं है, फॉर्मूला बेस्ड ही है. फॉर्मूलाज याद रख लो, एक तरह के फॉर्मूलाज हैं, उन्हें याद रख लो. किसी तरह का भी क्वेश्चन हो सॉल्व कर सकते. ठीक है. उसकी भी जो वर्कशीट दूंगी अपने आप में बिल्कुल इनफ है. वही बार बार प्रैक्टिस कर लो. कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो सॉल्व नहीं कर पाओ. ठीक है. तो अब इसमें नो सॉल्यूशन चाहिए, तो वही a1/a2 क्या होगा? c/12 इक्वल टू 3/c शुड नॉट बी इक्वल टू 3/6. ठीक है. नॉट इक्वल तो छोड़ देते हैं, 1/2 की रेशियो नहीं चाहिए हम. जो इक्वल है वो देखते हैं कि इस रेशियो को इक्वल करने के c की वैल्यू क्या आएगी. इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे. c² किसके इक्वल आ गया? 36. c की वैल्यू क्या हो जाएगी? ध्यान रखो 10th के बच्चे हो, c² कर रहे हो तो इट शुड बी +-6. 10th में आ गए ना, तो हमारे लिए नेगेटिव नंबर्स भी उतने ही मायने रखते हैं, उतने ही इंपॉर्टेंट है. तो जब भी स्क्वायर को सॉल्व कर रहे हो, मेक श्योर दैट यू राइट +-6. क्यों जरूरी है यहाँ पर देखो,
अब आपके पास सी की दो वैल्यूज आई, एक 6 एक -6। अगर आपने 6 को, सी को 6 रख दिया यहाँ पर, देखो 6 रखा, 6/12 क्या होती है रेशियो, क्या होती है 1/2 सॉल्व करके। ऐसे यहां पर भी क्या बन जाएगी 3/6, क्या होती है 1/2। और ये 3/6 ये भी क्या है 1/2, तीनों रेशियोज इक्वल हो गई। मतलब हम तो चाहते थे नो सॉल्यूशन, 6 रखने पर ये दो रेशियोज इक्वल हो गई, जिसके कारण वो इसके भी इक्वल हो गई और हमारा आंसर बन गया इनफाइनाइटली मेनी। सो माई 6 इज टू बी रिजेक्टेड। आंसर C6 नहीं आएगा। इसके ऑप्शंस पता कैसे दिए होंगे, एक में 6, एक में -6, एक में दिया जाएगा +-6 और एक में दिया जाएगा नन, है ना। आधे होंगे जो मानकर आएंगे 6, और भी अच्छे होंगे जो कहेंगे +-6। पर ऐसा वाला क्वेश्चन, इसे हम बोलते हैं ट्रिकी क्वेश्चन, है ना। यही होता है ट्रिकी, जो आधे बच्चे एक 6 मार्क करके आए, फिर बाहर आकर -6 पर डिस्कशन चलती है, फिर +-6 की डिस्कशन है, बट द आंसर वुड बी -6। सो इफ आई कीप C एज -6, यहाँ पर -6/12 हो गया, यहाँ पर 3/-6 हो गया। इनकी रेशियो नेगेटिव में इक्वल है, बट वो 3/6 के इक्वल नहीं। तो अगर आप इन्हें ग्राफ पे ड्रॉ करोगे पैरेलल लाइंस बनकर ही आएंगी, ठीक है। अगर फिर भी कंफ्यूजन है तो ये देख लो, if we draw these two equations on the graph itself, it would be parallel lines, ठीक है। क्या बनी थी -6x, क्या था -6x, बोलो, प्लस c की वैल्यू को पुट करो ना, -6x +3y इक्वल्स टू 3 था, +3y इक्वल टू 3, है ना। ये लाइन बन गई, बड़े आराम से ड्रॉ हो गई। ऐसी दूसरी हमारे पास थी 12x, उसमें -6 लिख देंगे, 12x -6y इक्वल टू 6, आई ना पैरेलल लाइंस बनकर। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये -1/2 की रेशियो है, यहाँ पर 1/2 है, दोनों इक्वल है। देखो पैरेलल लाइंस बनकर ही आ रही है, ठीक है। तो माइनस प्लस वाला साइन भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ दोनों में रेशियोज, इन दोनों में -1/2 थी और यहाँ 1/2 थी, ग्राफ में पैरेलल लाइंस बनकर ही आएंगी। सो हमारा A1/A2 शुड बी इक्वल टू B1/B2, बट ध्यान रखना है कि B1/B2 करके या वो C1/C2 के इक्वल ना हो जाए, ठीक है। ऐसे ही लास्ट क्वेश्चन लिख लो फॉर इनफाइनाइटली। इसमें अब थोड़े से लंबे वाले क्वेश्चंस करने हैं हमें। हमें किया जा रहा है फॉर द गिवन सिस्टम 2x plus 3y minus 5 equal to 0 and 6x plus ky minus 15 equal to 0। और हमें निकालना है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तो कंडीशन क्या होती है, A1/A2 इक्वल है B1/B2 के और इक्वल है C1/C2। तो यहां से 2/6, 3/k, 5/15, तीनों को इक्वल करना, ठीक है। तो आप इन दोनों से कंपेयर कर लो, माइनस माइनस दोनों कैंसिल हो गए, ठीक है। हाँ, एक यहाँ प्लस में हो एक दूसरी तरफ हो तब ध्यान देना है, ठीक है। पर दोनों साइन दोनों एक तरफ होने चाहिए, सेम साइन है वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा, के की वैल्यू किसके आ गई इक्वल 9। और अगर आप यहां पर भी सॉल्व करते हो तो के की वैल्यू क्या है 9। 2/6, 5/15 1/3 होता है, ठीक है। सो फॉर के इक्वल टू 9 द गिवन सिस्टम विल हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन इनफाइनाइटली का है, जिसमें आपको के की वैल्यू निकालनी है। पर क्योंकि ये क्वेश्चन ना बहुत पॉपुलैरिटी में आता है, के की वैल्यू निकालना इन केस ऑफ इनफाइनाइटली मेनी, ये क्वेश्चन आएगा ही। तो ये कुछ इस तरह से है आपके पास, 2x -3y इक्वल टू 7, k प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2k प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 3 इंटू 2k माइनस, है ना। वहां पर तो सिर्फ आप एक ही
वेरिएबल की निकालते हो, क्या हो गया? अच्छा, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, वही कंडीशन, a1/a2, b1/b2, c1/c2 हमें चाहिए। कंडीशन शुड बी फॉर infinitely many. Then we'll write 2 upon k plus 2 minus 3 upon minus ब्रैकेट्स में 2k plus 1, कांस्टेंट टर्म दोनों एक तरफ है, 7/3 इंटू 2k-1। इन दोनों को सॉल्व कर लो, फर्स्ट एंड सेकंड को, सेकंड एंड थर्ड को। एंड देयर आर बीन टाइम्स जहां थर्ड एंड फर्स्ट को भी कहते हैं टीचर सॉल्व कर लो, बट आप दोनों में सॉल्व करके के की वैल्यू देखो, या तो तीनों में एक आएगी या अलग अलग आएगी। अलग अलग आएगी तो तब देखते हैं, तीनों में एक आएगी तब भी देखते हैं क्या आंसर है। तो चलो देखते हैं, लेट्स सी के आता कैसे है। तो पहले दो को सॉल्व किया, ठीक है। विल इट गिव मी -4k-2, -2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, -4k-2, यहां पर -3k-6, तो ये आ जाएगा -k एज -4, k की वैल्यू आ गई। यहां पर भी मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, ये माइनस ऐसे तो कैंसिल ही हो गया। सो 9 2k-1, 7 2k+1, 18k-9, 14k+7। तो देखो 4k और यहाँ 16k की वैल्यू भी क्या आ रही है, 4। अब फर्स्ट और थर्ड को लेना जायज क्यों नहीं है? फर्स्ट और थर्ड को लेना, देखो आपने इन दोनों को सेम किया, के की वैल्यू 4 आई। इन दोनों रेशियोज को सेम कर रहे हो तब भी के की वैल्यू 4 आ रही है। मतलब जो 4 आने पर यहां वैल्यू थी वही 4 आने पर यहां वैल्यू होगी। इसका मतलब फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस द ओनली वैल्यू ऑफ के पॉसिबल इज। ठीक है। अब इसी पे थोड़े से फुल फ्लेजेडली हमें लंबे क्वेश्चंस करने हैं, 2 या 3 क्वेश्चंस करवाऊंगी और एक और क्वेश्चन जो बोर्ड्स में भी आ सकता है, ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान रखना उसे। ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। कल टेस्ट है लीनियर इक्वेशंस का, स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स अच्छे से प्रिपेयर करके आना।